साथियों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो हमारी पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने नागभट्ट सेकंड की कुछ विजय अभियानों के बारे में देखा। उसके बाद में रामभद्र के बारे में अध्ययन किया और रामभद्र के बाद में उनके जो पुत्र थे मीर भोज, जो इतिहास में भोज प्रथम के नाम से जाने गए हैं और काफी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था। लगभग 49 वर्ष तक शासन किया था। 836 से लेकर 885 ईस्वी सन के बीच में शासन किया था। हमने इनकी भी बात की थी। इनकी हमने सामान्य परिचय की बात कर ली थी, इनकी हमने उपाधियों की बात कर ली थी। हमने जानने का प्रयास किया था कि प्रतिहार वंश चाहे किसी भी शाखा के हो, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हमें नजर आ रहे हैं वो आपके भोज प्रथम है। इनका जिक्र हमें वराह लेख में मिलता है। इनका जिक्र हमें बाणभट्ट की हर्ष चरित्र करती नजर आती है। इनका जिक्र कलहन की राजतरंगिणी करती है, अरबी यात्री सुलेमान करते हैं, अल मसूदी करते हैं, बिलादुरी करते हैं। ऐसे कई आपके जो साहित्यिक स्रोत हैं, कई ऐसे अभिलेखीय स्रोत हैं जिनसे हमें मिहिर भोज की जानकारी मिलती है और उन सभी का निष्कर्ष ये हम निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से सैनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शासक थे। इनकी उपलब्धि हम इस बात में बता सकते हैं कि इन्होंने जो क्षेत्र प्राप्त किया अपने पूर्वजों से, जो पैतृक राज्य इनको मिला है, उनकी तो उन्होंने सुरक्षा की है, बल्कि वह क्षेत्र जो इनके पूर्वजों के समय स्वतंत्र हो गए थे उनको फिर से प्राप्त किया है। इसके साथ में उन्होंने वे क्षेत्र भी जीते हैं जो उनके पूर्व शासक आपके जीत नहीं पाए। और इन सारी बातों को हम संदर्भित करते हुए बात कह देते हैं कि भोज प्रथम वे शासक है जो निश्चित रूप से आपके गुर्जर प्रतिहारों में, चाहे किसी भी शाखा के हो, उनमें सबसे महानतम शासक आपके माने जाएंगे। तो मिहिर भोज के बारे में पढ़ रहे थे और हमने इनकी जो सामान्य बातें हैं वो पढ़ ली थी। जो राजनीतिक उपलब्धियां है वो रह गई थी, तो उनकी बात हम आज करेंगे। तारीखें कई महत्वपूर्ण नहीं है। 836 से लेकर 885 केवल एक समझ विकसित करने के लिए हमने बता दिया आपके। तो मिहिर भोज प्रथम, लेकिन इनके बारे में हम बात करते हैं तो हमें कुछ विवादास्पद बात भी नजर आ जाती है, जिसके बारे में बात की थी हमने बाणभट्ट की पुस्तक हर्ष चरित्र, जिसमें उनको पितृ हत्या कह दिया है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। वो एक अलग बात है। कुछ विद्वान इस पर सहमत भी नहीं है। कुछ विद्वान कहते हैं कि रामभद्र वीर गति को प्राप्त हुए थे तुरुस्क को युद्ध करते हुए। सुलेमान ने इनकी अच्छी प्रशंसा की है। अल बिलादुरी ने इनके सैनिक गतिविधियों की प्रशंसा की है और बिलादुरी ये भी उनके सैनिक अभियानों की, उसकी जो गति है उसकी आपके चर्चा करते हैं, उसकी आपके प्रशंसा करते हैं। इनके राजनीतिक उपलब्धि है उनको देखते हैं। राजनीतिक उपलब्धि कह दीजिए, फिर आपके सैनिक इनके विजय अभियान कह दीजिए। और राजनीतिक उपलब्धियों का अगर हम जिक्र करेंगे तो हम एक बात हम पाएंगे विद्यार्थियों, ये कि जो उनका साम्राज्य है ना, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के आसपास तक था, पश्चिम में ये गुजरात काठियावाड़ से होता हुआ पूर्व में आपके बंगाल तक था। खूब बड़े क्षेत्र के आपके स्वामी थे। हम सबको लिखेंगे। ये केवल हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र हो गया, दक्षिण में नर्मदा क्षेत्र हो गया। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, प्रमाण उपलब्ध है। उन प्रमाणों की हम चर्चा करेंगे जिसके आधार पर हम इनके इस पूरे साम्राज्य को देख रहे हैं। इनके जो राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ है अपने सजातीय बंधुओं से हुआ है। अब यहाँ पर सजातीय प्रतिहार या सजातीय बंधु से क्या तात्पर्य हो गया, आप देखेंगे विद्यार्थियों। नागभट्ट सेकंड जो गुर्जर प्रतिहारों के शासक रहे हैं, जब उन्होंने पाल वंश के राजा धर्मपाल के विरुद्ध संघर्ष किया था, मुंगेर का युद्ध था, 816 ईस्वी सन के आसपास लड़ा गया था वो। उस युद्ध में हम देखते हैं कई सारे शासकों का आपके नागभट्ट सेकंड को सहयोग मिला था। जैसे मंडोर के प्रतिहारों में आपके कक थे, बाउक थे, उसके बाद में शंकर गण थे, धवल थे। ऐसे कई सारे हमें शासकों के नाम मिलते हैं। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और मिहिर भोज निश्चित रूप से मंडोर को जीतना चाहते हैं, मंडोर को अपने अधीनस्थ रखना चाहते हैं, मंडोर के वास्तविक स्वामी बनना चाहते हैं। अब ये बात तभी सफल हो पाएगी जब वो अपने सजातीय प्रतिहार वंश के शासकों से संघर्ष करेंगे। ऐसा हुआ भी है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण। उस समय के जो मंडोर वंश के शासक थे बाउक, उनसे संघर्ष किया और उस संघर्ष में आपके मिहिर भोज जीते हैं। और जीतने के बाद में जो क्षेत्र उनको मिला है वो विद्यार्थी आपके मंडोर था। तो जो आपके परंपरागत रूप से मित्र हैं, सजातीय है, एक ही परिवार से आते हैं, एक ही पूर्व पुरुष से आते हैं, एक ही पूर्वज से आते हैं, लेकिन समय के साथ स्थितियां बदली है, समय के साथ महत्वाकांक्षा बदली है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ है और उन स्थिति में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार कार्य किए जा रहे हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। और वो निर्णय
एक ही आपके शहजाद की जो प्रतिहार है उनको आमने सामने खड़ा कर रहे हैं। जोधपुर का लेख प्रतिहारों के शासकों का है और जो आपके प्रतापगढ़ लेख, ये दोनों लेख इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में आपके वीर भोज आपके विजय हुए हैं। तो ये जो मंडोर का जो संघर्ष है इसमें आपके जोधपुर लेख ये बात हमें बता देता है। और हमने पढ़ा था जोधपुर लेख, गटियाला लेख, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा जो लेख है विद्यार्थियों आपके प्रतापगढ़ लेख, तो यहाँ पर हमें साहित्यिक, माफ कीजिए, पुरातात्विक स्रोत हमें जानकारी दे देते हैं। अगली जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है विद्यार्थी, वो कालिंजर अभियान पर दिखाई देती है। कालिंजर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग है, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र है। और जो आपके चंदेल वंश के शासक हैं, चंदेल वंश के शासकों ने इस यहाँ पर आपके अधिकार कर रखा था। हमने पढ़ा था रामभद्र के समय कालिंजर आपके स्वतंत्र हो गया था, लेकिन रामभद्र के बाद में अब वीर भोज आ चुके हैं, स्थितियां अलग हो चुकी हैं। उस समय का जो हम कह सकते हैं कि जो युद्ध करने की शैली है, जो उनके विचार करने की शैली है, वो बदल चुकी है। और एक मजबूत शासक है, और मजबूत शासक अपने जो अधीन आने वाले क्षेत्र अगर वो स्वतंत्र हो गए हैं पहले, तो उनको जीतने का प्रयास तो निश्चित रूप से करेंगे। कालिंजर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था उत्तरी भारत का, जिसको जीतना भी अनिवार्य था। और हम देखते कि उस समय चंदेल वंश के जो शासक थे उनका नाम था जय शक्ति। नाम थोड़ा सा याद रख लेना, आगे काम आएंगे आपके। ये चंदेल वंश के शासक थे यहाँ पर जय शक्ति। तो चंदेल वंश के शासक जय शक्ति से आपके भोज प्रथम का संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में निश्चित रूप से वीर भोज जीते हैं। और फिर से कालिंजर आपके प्रतिहारों का आपके एक अंग बन गया है। और चंदेल वंश के शासक, जिस प्रकार चौहान वंश के शासक, जिस प्रकार से गुल वंश के शासक प्रतिहारों के सामंत के रूप में नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे चंदेल वंश के शासक भी अब आपके प्रतिहारों के सामंत के रूप में नजर आ रहे हैं। अब इस विजय के पीछे हमारे पास प्रमाणित करने के लिए क्या आधार है, तो हमने वराह लेख के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें वीर भोज के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। उस वराह लेख में इस बात को पुष्ट कर दिया गया है कि जो कालिंजर मंडल है, उस कालिंजर मंडल के अधीन आने वाले जो आपके उदम्बरा विषय है उसमें दान दिया था। मंडल का मतलब आप समझ लीजिए कोई प्रांत, कोई स्टेट, और विषय का मतलब आप समझ लीजिए उस प्रांत स्टेट में आने वाला कोई जिला। तो जो विद्यार्थी वराह लेख है, ये वराह लेख इस बात की पुष्टि कर देता है। अब वराह लेख में ये बात कह दी गई है कि जो कालिंजर मंडल है और उस कालिंजर मंडल के अधीनस्थ ही आने वाला एक जिला या विषय उदम्बरा है, वहां पर कुछ भूदान दिया है। तो अब आप देखेंगे कोई व्यक्ति, कोई शासक तभी भूदान दे सकता है जब वो क्षेत्र उसके अधीनस्थ हो। और बच्चे क्या करते हैं, ये बात रटते हैं कि वराह अभिलेख में कहा गया है कि कालिंजर के मंडल में उदम्बरा जो क्षेत्र है, जो विषय है, वहां पर दान आपके वीर भोज ने दिया है। लेकिन इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि भूत दान देने का मतलब ये हो गया कि उसने या उन्होंने फिर से आपके कालिंजर क्षेत्र को जीता है। फिर से जीतने का यहाँ मतलब ये हो गया कि कालिंजर क्षेत्र पहले इनके अधीनस्थ था, लेकिन रामभद्र एक निर्बल शासक हुए थे, तो उस समय स्वतंत्र हो गया। तो ये चीजें एक दूसरे से जुड़ती है तभी जब हम थोड़ा सा किसी भी चीज को समझ कर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कालिंजर क्षेत्र भी उन्होंने जीत लिया। उत्तर प्रदेश का भाग है, बुंदेलखंड के आसपास का भाग है। इसके बाद में जो अगली हमें उनकी विजय दिखाई देती है, वो कलचुरी वंश के शासकों पर दिखाई देती है। मध्य भारत, आप मध्य प्रदेश, झारखंड, इनके आसपास देख सकते हो। मध्य भारत के आसपास ये आपकी शक्ति आपके उस समय रह रही थी। और कलचुरी वंश के शासक थे गुणाम बुद्धि। जिस प्रकार चंदेल वंशी जय शक्ति थे, तो कलचुरी वंश के थे आपके गुणाम बुद्धि। और जो आपके गुणाम बुद्धि भी एक प्रकार से मीर भोज के अधीनस्थ सत्ता स्वीकार कर चुके थे। एक विद्यार्थी हमने अभिलेख पढ़ा था, केहला अभिलेख। कभी केहला अभिलेख इस बात को पुष्ट कर देता है कि जो आपकी गुणाम बोधी है, उन्होंने अपने स्वामी यानी अपने शासक, ऊपरी स्तर के शासक से कुछ भूमि उपहार प्राप्त किए थे। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वो ऊपरी स्तर के शासक और कोई नहीं विद्यार्थियों आपके मीर भोजी थे। तो जो केहला अभिलेख है, ये केहला अभिलेख भी जो आपके एक प्रकार से भेंट प्राप्त करने की बात करता है, किसके द्वारा? गुणाम बोधी के द्वारा। और किन से भेंट प्राप्त करते हैं? तो वीर भोज से भेंट प्राप्त करते हैं। तो ये बात इस ओर की ओर संकेत कर रही है कि कहीं न कहीं गुणाम बोधी जो कलचुरी वंश के शासक थे, वे भी आपके वीर भोज की अधीनस्थता में आ चुके थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे। तो यहाँ पर विद्यार्थी हम देखेंगे शहजादपुर संघर्ष हो रहा है, कलचुरी अभियान में ये विजय हो रहे हैं, माफ कीजिए कालिंजर अभियान में विजय हो रहे हैं, कलचुरी वंश के शासकों ने परास्त किया। अगला उनके अगर हम देखेंगे क्षेत्र जो उन्होंने जीता है, वो था हरियाणा। एक विद्यार्थी पिहोवा या पाहेबा अभिलेख है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हरियाणा उसके आसपास के अंदर वो घोड़ों के क्रय और विक्रय के लिए बाजार लगता था, और जिस समय बाजार लगने लग गया और ये बाजार अपने चरम पर हमें दिखाई देता है, उस समय शासक विद्यार्थी आपके वीर भोज थे।
तो मीर भोज के समय आपके जो जो घोड़ों का क्रय विक्रय है वो हरियाणा के आसपास होता था, उनके नियंत्रण में आपके बाजार लगता था। तो जाहिर सी बात है कि जो हरियाणा का क्षेत्र निश्चित रूप से इनके अधीन रहा होगा, तभी इनके अधीन में यहाँ पर बाजार लगाया जा रहा है। तो जो पहेबा, कुछ किताबों में पिहोवा भी आता है, तो दोनों बातें आप ध्यान रख लेना भाई। पिहोवा लेख है वो इस बात का जिक्र करता है कि यहाँ पर घोड़ों की खरीद फरोख्त होती थी, घोड़ों के क्रय और विक्रय के लिए यहाँ पर बाजार लगता था। अब आप इसको इस प्रकार से नहीं देखेंगे कि केवल बाजार लगे है। बाजार लगने का मतलब हो गया कि क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके मीर भोज के अधीन रहा होगा। और देखो बाजार लग रहा है, घोड़ों का क्रय विक्रय हो रहा है, तो मतलब ये क्षेत्र कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। और व्यापार वही होता है जो क्षेत्र आपके शांतिक रूप में नजर आता है, जहाँ शांति होती है व्यापारिक गतिविधि होती है। एक चीज से कई सारी चीजें हमें यहाँ पर जुड़ती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार से हरियाणा का क्षेत्र भी मीर भोज ने आपके जीतने का आपके प्रयास किया। और जैसे सारे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जिस प्रकार से त्रिकोणात्मक संघर्ष में हमें फंसते हुए दिखाई देते हैं, वह चीज आपके यहाँ पर भी हमें नजर आएगी, त्रिकोणात्मक संघर्ष। और त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी ये दो आपके वंश से शासकों से आप संघर्ष करेंगे। एक तो राष्ट्रकूट होंगे और एक आपके पाल वंश के शासक होंगे। पहले हम यहाँ पर पाल वंश के शासकों की बात कर लेते हैं। उस समय देखो मीर भोज के समकालीन दो पाल वंश शासक थे, एक का नाम था देवपाल और एक का नाम था नारायण पाल। ये देवपाल वही हैं जिन्होंने रामभद्र के समय आपकी कन्नौज पर हमला किया था और कन्नौज को फिर से जीत लिया था। देखो विद्यार्थियों, एक बात आप उसको समझिए कि कन्नौज ऐसा नहीं है कि एक बार प्रतिहारों ने जीत लिया फिर लंबे समय तो उनके अधीन रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार कन्नौज को जीता गया है, कई बार कन्नौज फिर से हाथ से भी निकला है आपके जो प्रतिहार वंश के शासक है उनसे। जैसे कि विद्यार्थियों हमने ये बात पहले भी जानने का प्रयास किया था, जब आपके शासक वत्सराज बड़े थे तो वत्सराज ने सबसे पहले आपके कन्नौज को जीता, लेकिन उनके अंतिम समय में जब वत्सराज आपके राष्ट्रकूटों से परास्त हो गए थे, ध्रुव प्रथम से परास्त हो गए थे, तो फिर धर्मपाल ने कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया था। तो उससे कन्नौज को आपके नाग वत्सराज समय कन्नौज को फिर से धर्मपाल ने जीत लिया था। फिर इसी कन्नौज को वापस जीतने का काम आपके हम कह सकते हैं कि जो आपके नागभट्ट सेकंड है उन्होंने किया, और नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज को फिर से जीत कर उस कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक वैसे ही आपके जो नागभट्ट सेकंड के बाद में शासक आते हैं रामभद्र, तो रामभद्र के समय देवपाल ने हमला किया और देवपाल ने कन्नौज को फिर से जीत लिया, उस पर पाल वंश का नियंत्रण हो गया। तो जाहिर सी बात है कि पालों से फिर से आपको कन्नौज को जीतना पड़ेगा, और फिर से जीतने का काम विद्यार्थी यहाँ पर जिस शासक ने किया है वो था आपके मीर भोज। तो मीर भोज ने देवपाल को परास्त किया है और देवपाल के बाद आने वाले शासक नारायण पाल को भी परास्त किया है। इन दोनों को परास्त करके कन्नौज को फिर से अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद में तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विद्यार्थियों, उसकी राजधानी बना दिया था वापस। तो देवपाल और देवपाल के बाद में आपके नारायण पाल। तो आप देखेंगे वत्सराज कन्नौज को जीत रहे हैं लेकिन फिर से उसे हार भी रहे हैं। नागभट्ट प्रथम वापस इनको जीत रहे हैं, माफ कीजिए नागभट्ट सेकंड वापस कन्नौज को जीत रहे हैं, लेकिन रामभद्र फिर से कन्नौज को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं और उसको फिर से जीतने का विद्यार्थियों ने आपके मीर भोज ने किया। तो इससे पता लग रहा है कि बार बार उनको संघर्ष करना पड़ रहा है कन्नौज को अपने नियंत्रण में रखने के लिए। कन्नौज निश्चित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था और महत्वपूर्ण क्षेत्र को कोई भी आपके हाथ से जाना नहीं देता है। पुष्टि कहां से होती है इस बात की? देखो यहाँ पर विद्यार्थी समय से ये है, पाल वंश के शासकों से जुड़ा हुआ एक अभिलेख है बादल लेख। तो जो बादल लेख है ना, वो तो ये कहता है कि पाल वंश के राजा आपके विजय रहे हैं इन संघर्षों में, मीर भोज हारे, ये बात आपके बादल अभिलेख कहते हैं। लेकिन ग्वालियर प्रशस्ति, फिर केहला अभिलेख या फिर 400 अभिलेख है, उनमें ये बात अच्छी तरीके से बता दी गई है कि मीर भोज जीते। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति में बात कही थी कि जिस प्रकार लक्ष्मी ने धर्म के पुत्र का वर्ण किया है, उसी पुत्र ने कुछ समय के बाद में अपने पति के रूप में भोज का वर्ण किया है। तो एक काव्यात्मक शैली में बात की गई है कि धर्मपाल के बाद जैसे आपके शासक बने हैं आपके देवपाल, और उसी देवपाल ने फिर अपने पति यानी अपने स्वामी के रूप में जिस शासक को स्वीकार कर लिया वो था विद्यार्थी आपके भोज। तो काव्यात्मक शैली में ये बात जहाँ लिखी गई है वह ग्वालियर प्रशस्ति। तो ग्वालियर प्रशस्ति से हमें ये बात पता लग चुकी है कि जीते तो विद्यार्थी आपके मीर भोज ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्यार्थी आपके ग्वालियर प्रशस्ति। लेकिन केवल ग्वालियर प्रशस्ति नहीं, इसके साथ में आपके 400 लेख जो चौहानों की हमें कई जानकारी देता है, केहला अभिलेख जो 400 लेख है, और जो आपके केहला लेख है वो तो ये भी कहते हैं कि जो आपके नारायण पाल है, ये नारायण पाल भी परास्त हो गए विद्यार्थी आपके मीर भोज से।
तो ग्वालियर प्रशस्ति हो गई, 400 अभिलेख हो गया, केहला अभिलेख हो गया, ये सारे सारे अभिलेख के साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि देवपाल और नारायण पाल निश्चित रूप से आपके प्रतिहारों से हारे। 400 लेख में एक और बात कही गई है कि जो हर्षराज है उन्होंने मिहिर भोज के अधीनस्थ शासक की भूमिका निभाई थी। हर्षराज चौहान वंश के शासक थे हर्षराज। देखो कितने सारे आपके चौहान वंश शासक है जिन्होंने प्रतिहारों के अधीनस्थ या सामंत शासक की भूमिका निभाई है। आप देखते हो वृत्रपट सेकंड जो आपके नागभट्ट प्रथम के थे, आप देखते हो दुर्लभ राज वत्सराज के थे। इसके बाद में आप देखते हो भुवक प्रथम जिनको वीर की उपाधि दी गई थी नागभट्ट सेकंड ने। और अब आप देख रहे हो विद्यार्थी यहाँ पर हर्षराज जो आपके मिहिर भोज के समय, भोज प्रथम के समय आपके अधीनस्थ शासक की भूमिका आपके निभा रहे हैं। तो यहाँ से बात आपकी क्लियर हो चुकी है कि इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में मिहिर भोज भी फंसे हैं और वो भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों आपके राष्ट्रकूटों की। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में भी आपके दो शासक थे, एक का नाम था विद्यार्थियों आपके अमोघ वर्ष और दूसरे का नाम था विद्यार्थियों आपके कृष्ण सेकंड। इनसे संघर्ष हुआ। तो आप देखेंगे मिहिर भोज को दो वंशों से दोहरे स्तर पर आपकी लड़ाई या संघर्ष करना पड़ा, पाल वंश के देवपाल और नारायण पाल से और फिर राष्ट्रकूट के आपके अमोघ वर्ष और कृष्ण सेकंड से। इनसे पहले भी हम देखते हैं वत्सराज ने भी आपके राष्ट्रकूटों संघर्ष किया था, ध्रुव प्रथम और उसके बाद में गोविंद तृतीय आए थे जिनसे आपके हम देखते हैं क्रम से वत्सराज और नागभट्ट सेकंड का संघर्ष हुआ था। तो ध्रुव प्रथम से तो वत्सराज लड़े थे और गोविंद आपके जो तृतीय है उनसे आपके नागभट्ट सेकंड लड़ते हुए नजर आए हैं। ठीक वैसे अब आपके राष्ट्रकूटों से लड़ने का काम, संघर्ष करने का काम विद्यार्थी कौन करेंगे, आपकी ये मिहिर भोज करेंगे। अब इस संघर्ष में विद्यार्थी बड़ी विचित्र बात मिलती है, कहते हैं कि अमोघ वर्ष थोड़े से शांतिप्रिय व्यक्ति थे, उन्हें कोई आपके उत्तरी क्षेत्र में कन्नौज क्षेत्र पर हमले करने की उतनी आपके रुचि नहीं दिखाई, उतना उन्होंने अभियान नहीं किए और अमोघ वर्ष के शांतिप्रिय नीति का फायदा कहीं न कहीं मिहिर भोज ने उठाया है। जैसे माना गया है कि अमोघ वर्ष के समय ही जो आपके कन्नौज क्षेत्र है, जो आपके कन्नौज क्षेत्र है उसको फिर से नियंत्रण में ले लिया गया है आपके मिहिर भोज के द्वारा और न केवल कन्नौज क्षेत्र में लिया गया है बल्कि मिहिर भोज के द्वारा नर्मदा क्षेत्र पर भी आपके हमला किया गया है। और कृष्ण सेकंड के समय तो हमले इतने तेज हो गए थे कि उज्जैन के आसपास के क्षेत्र भी आपके मिहिर भोज ने जीत लिए। ये सारी बातें विद्यार्थियों कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करती है कि आगे आकर हमला करने वाला काम आपके मिहिर भोज ने किया। हम देखते हैं अधिकांश जैसे चाहे ध्रुव प्रथम का हमला हो चाहे गोविंद तृतीय का हमला हो, वो स्वयं दक्षिण से आते थे और आपके उत्तरी क्षेत्र के जो प्रमुख उस समय वंश था आपके प्रतिहार वंश उन पर हमला करते थे। और हम देखते हैं कि जो प्रतिहार जब राष्ट्रकूट वंश शासक है उन्होंने अपने राज चिन्हों में गंगा और यमुना को भी अंकित करवाया है। और हम ये भी देखते हैं कि जो गोविंद तृतीय है वो तो आपके हिमालय तक पहुंच गए थे उत्तरी क्षेत्र में, लेकिन ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि अब गुर्जर प्रतिहार स्वयं दक्षिण की ओर जाकर आपके हमला कर रहे हैं। पहले तो दक्षिण के राष्ट्रकूट आते थे हमला करने के लिए, लेकिन अब ये मिहिर भोज स्वयं जा रहे हैं, नर्मदा क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं, वहां के शासक उस समय कृष्ण सेकंड को हरा रहे हैं, मालवा क्षेत्र को जीत रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनौती दे रहे हैं विंध्याचल के आसपास रहने वाली शक्ति को। तो ये एक बड़ा हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है सैन्य स्तर पर आपके मिहिर भोज के। इसीलिए भी मिहिर भोज के आपके हम कैसे उच्च कोटि के आपके सैनिक या उच्च कोटि के आपके विद्वान सैन्य शक्ति की दृष्टि से माना गया है। अब विद्यार्थियों जो इस विजय को लेकर भी हमें अलग अलग जो अभिलेख के स्रोतों में अलग अलग बातें नजर आती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा जो आपके देवली अभिलेख हैं और जो आपके करहद अभिलेख हैं, देवली और करहड़ पढ़ चुके इनके बारे में हम। और जो करहड़ लेख है ये लेख तो विद्यार्थियों राष्ट्रकूटों की जीत की बात करता है, ये कहते हैं कि राष्ट्रकूट जीते हैं। लेकिन विद्यार्थियों जो बगरुमा लेख है, बगरुमा लेख में एक बात कही गई है कि जो आपके अमोघ वर्ष हैं उनके एक सामंत थे जिनका नाम था ध्रुव। ये ध्रुव शासक नहीं है, एक प्रकार से जो अमोघ वर्ष है उनके गुजरात के आसपास रहने वाले एक सामंत थे ध्रुव। और कहते हैं कि इस ध्रुव से पहले भोज प्रथम हार गए थे, लेकिन बाद में भोज प्रथम ने फिर से अपने सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया और बाद में जो आप कह सकते हैं कि जो आपके अगले शासक आए हैं कृष्ण सेकंड, उन कृष्ण सेकंड को आपके हराया है, नर्मदा क्षेत्र को जीता है, मालवा के क्षेत्र को जीता है और उज्जैन के आसपास क्षेत्र को जीता है और कन्नौज के क्षेत्र को भी जीतने का काम विद्यार्थियों आपके ये मिहिर भोज या भोज प्रथम ने कर लिया है। और ये बात हमें जहां मिलती है, जहां नजर आती है, वो लेख के विद्यार्थियों आपके बगरुमा लेख है। तो जो आपके बगरुमा लेख है, ये बगरुमा लेख विद्यार्थियों जो प्रतिहारों का और जो राष्ट्रकूटों का संघर्ष होता है उन संघर्षों में ये प्रतिहारों की जीत की बात करता है। तो ये कहते हैं कि प्रतिहार जीत गए, जबकि देवली और करहड़ कहते हैं कि राष्ट्रकूट जीत गए। लेकिन बगरुमा लेख की बात हमें
ज्यादा स्वीकार होती है। तो निश्चित रूप से आपके ये, इसीलिए तो इनको समस्त पृथ्वी को जीतने वाला तक कह दिया गया था और समस्त पृथ्वी का विजेता कह दिया गया था। तो ये बात ऐसे ही नहीं कही गई बगुरुमा, इसी बगुरुमा लेख में ये बात कही गई थी कि समस्त पृथ्वी को जीतने का कार्य भोज प्रथम ने किया है। इस तरह से विद्यार्थियों आपके ये राष्ट्रकूटों से इनका संघर्ष हुआ है और पाल वंश के शासकों से इनका संघर्ष हुआ है। और उन संघर्षों में निश्चित रूप से हमें मीर भोज जीत कर आते हुए, मीर भोज विजय होकर आते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अगर मीर भोज की उपलब्धि की बात करेंगे तो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने हमें जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र है वहां पर भी कुछ संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। जो पश्चिमी भारत है उस पश्चिमी भारत में भी इनके कुछ विजय अभियान हुए हैं, कुछ क्षेत्र को उन्होंने जीता है। जैसे आपके जो आपके गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, और या फिर इनका एक खंडित लेख हमें दिल्ली के आसपास क्षेत्रों से मिला है। तो ये बात भी इतिहासकार कहते हैं कि गुजरात और काठियावाड़ का जो क्षेत्र है और जो दिल्ली का क्षेत्र है जहां से हमें भोज का खंडित लेख भी मिलता है, उस आधार पर ये बात कह देते हैं कि गुजरात, काठियावाड़ का क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र को जीतने का काम भी आपके मीर भोज ने किया है। तो जो काठियावाड़ का क्षेत्र है और जो दिल्ली का क्षेत्र है, उनके आसपास के क्षेत्रों को विजय करने का काम भी विद्यार्थियों आपके मीर भोज ने कर लिया है। अब इस विजय के पीछे भी अभिलेखीय स्रोत हमारे पास है, जैसे ऊना लेख। ऊना लेख में कहा गया है कि बलवर्मा जो भोज प्रथम के एक प्रकार से अधीन शासक थे और काठियावाड़ के आसपास रहते थे, उन्होंने क्या किया है, अपने स्वामी की ओर से हुणों से संघर्ष करते विजय प्राप्त की थी। तो देखो यहाँ पर दो तीन बातें। ऊना लेख एक तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी जो बलवर्मा है, जो ऊना लेख है, ये ऊना लेख इस बात की पुष्टि करता है कि जो बलवर्मा है, ये बलवर्मा ये काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्र में मीर भोज के एक प्रकार से सामंती शासक था, सामंत की भूमिका निभा रहा था और इसने ही अपने स्वामी की ओर से युद्ध करते हुए हुणों को परास्त किया है। तो आप देखेंगे हुण शक्ति को परास्त करने का काम भी आपके मीर भोज के अधीनस्थ आपके जो आने वाले सामंत उन्होंने किया है। और जो बलवर्मा है उनकी नियुक्ति विद्यार्थियों काठियावाड़ के आसपास की गई थी। तो जो काठियावाड़ का क्षेत्र है उसको जीतने का श्रेय एक प्रकार से मीर भोज को दे दिया जाता है और ये बात विद्यार्थियों ऊना अभिलेख में कह दी गई है। ठीक उसी प्रकार हेमचंद राय चौधरी जो इतिहास के अंदर में उन्होंने काफी कुछ लिखा है, उनकी बात स्वीकार भी की जाती है। उन्होंने भी स्कंद पुराण के आधार पर यह बात कही थी कि जो गिरनार है और गिरनार के आसपास जो रेवतक क्षेत्र है, उस रेवतक क्षेत्र में अपने एक प्रकार से वनपाल या अपने अधीनस्थ एक व्यक्ति को नियुक्त करने का काम भी विद्यार्थी आपके मीर भोज ने किया। तो ये जो पश्चिमी भारत की विजय है उसको आपके हेमचंद राय चौधरी ये भी पुष्ट कर देते हैं। और ये हेमचंद राय चौधरी कहते हैं कि जो गिरनार का क्षेत्र है और उसके आसपास जो रेवतक वाला भाग है, वहां पर अपने वनपाल या अपने अधीनस्थ एक व्यक्ति या गवर्नर के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त करने का काम भी आपके वीर भोज करता है। तो ये ऊना अभिलेख हो गया। ये फिर हेमचंद राय चौधरी की जो बात स्कंद पुराण पर आधारित है, इन बातों से पता लग रहा है कि निश्चित रूप से उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र को जीता है और पश्चिमी क्षेत्र को उन्होंने विजय की। तो अब देखिए विद्यार्थियों, सजातीय प्रत्यानुप्रस्थ किया है, कालिंगर क्षेत्र को जीता है, कलचुरी क्षेत्र को जीता है, हरियाणा क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया है। इसके बाद में त्रिकोणात्मक संघर्ष में राष्ट्रकूटों संघर्ष किया है, पाल से संघर्ष किया है और संघर्ष में कन्नौज को जीता है, मालवा को जीता है, नर्मदा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को जीता है। और फिर पश्चिमी भारत में काठियावाड़ के आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया है, जिसकी जानकारी में ऊना अभिलेख और हेमचंद राय चौधरी देते हैं। दिल्ली के आसपास से खंडित इनका एक अभिलेख मिला है, तो वो बात भी कह देते हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में इनका नियंत्रण आपके रहा होगा। इस प्रकार से सारी चीजें हमें नजर आती है। और इसी इतने सारे इनकी विजयों को देखते हुए बगरुमा लेख, ये बगरुमा लेख कहता है कि इन्होंने समस्त पृथ्वी को जीता और ग्वालियर प्रशस्ति कहती है कि अगस्त्य ऋषि से भी श्रेष्ठ। देखो ग्वालियर प्रशस्ति में ये बात इस प्रकार से लिखी गई थी, जो ग्वालियर प्रशस्ति है और मीर भोज के समय आपकी लिखी गई थी, इसमें यह बात कही गई है कि जो अगस्त्य ऋषि है उन्होंने तो जो विंध्याचल पर्वत है उसको विस्तार को रोका। अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल पर्वत के विस्तार को रोका है, लेकिन मीर भोज ने तो विंध्याचल पर्वत की ओर जाकर वहां के शासकों को पराजित करके उनको उत्तर की ओर आने से रोक दिया है। तो एक प्रकार संकेत किया है कि जो राष्ट्रकूट है, ये जो दक्षिण भारत की शक्तियां हैं, वो पहले स्वयं उत्तर की ओर आती थी और उत्तरी दिशा में हमला करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मीर भोज स्वयं आपके दक्षिण की ओर जा रहे हैं और दक्षिण की शक्तियों को उन्हीं के क्षेत्र में परास्त कर रहे हैं और उनको उत्तर की ओर आने से रोक रहे हैं। इसलिए मीर भोज को अगस्त्य ऋषि से भी श्रेष्ठ कह दिया गया काव्यात्मक रूप से। पूरी सारी बात जिस प्रशस्ति में लिखी गई है वो है विद्यार्थी आपके ग्वालियर प्रशस्ति। तो यहाँ इनकी इस प्रकार से कुछ आपके विजय अभियान की जानकारी मिलती है।
अब हमने इनकी इतने सारे विजय अभियान देख लिए, तो अब हम इनका देखेंगे वो आपके साम्राज्य विस्तार। तो अगर आप इनका साम्राज्य विस्तार देखते हैं विद्यार्थियों, तो उत्तर में इनका साम्राज्य हमें हिमालय से नजर आता है, और दक्षिण में इनका क्षेत्र आपके नर्मदा तक, पश्चिम में इनका क्षेत्र आपके बंगाल से, और पूर्व में बंगाल में, और पश्चिम में इनका क्षेत्र विद्यार्थियों में काठियावाड़ तक नजर आता है। अब हम इसको रटेंगे नहीं, और इसके पीछे हमारे पास सबूत है, जैसे हिमालय क्षेत्र। तो हमने पढ़ा था कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी, उस राजतरंगिणी में ये बात कही थी कि मीर भोज ने कश्मीर वाला भाग है, पंजाब वाला भाग है, क्षेत्र जीता है। तो उस बात को आधार बनाकर हम कह सकते हैं कि उनका साम्राज्य उत्तरी भाग आपके हिमालय था। फिर अभी हमने उना अभिलेख पढ़ा है, हेमचंद्र राय चौधरी जी की बात की है, जो संकेत कर रहे हैं कि उन्होंने काठियावाड़ क्षेत्र को जीता है, अपने अधीनस्थ बल वर्मा को नियुक्त किया, वनपाल की नियुक्ति की है। तो उस आधार पर कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र काठियावाड़ था। फिर ग्वालियर प्रशस्ति, उनकी तुलना अगस्त ऋषि से कर देती है, और जो आपके कई सारे से 400 लेख है। इसके बाद हमने देखा था केहला लेख है, ग्वालियर प्रशस्ति है, इस बात की जानकारी देते हैं कि नर्मदा के आसपास क्षेत्र को उनका अधिकार था। और फिर जो बंगाल के जो पाल वंश शासक है उनको तो परास्त किया ही है, और उससे भी हम पता लग रहा है कि उनका साम्राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। तो जो जितने हम नाम पढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ऐसे हम वो हवा बातें नहीं कर रहे हैं कि हिमालय क्षेत्र उनके अधीन था, नर्मदा उनके अधीन था, काठियावाड़ क्षेत्र उनके अधीन था, बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। हवा में बातें करने वाली कोई इस बात नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई अभिलेख की और साहित्यिक स्रोत हमारे पास जरूर है। उस आधार पर हमने इनके साम्राज्य को इतना बड़ा बताया। इसीलिए हमने बात की थी कि न केवल उन्होंने अपने पैतृक साम्राज्य की सुरक्षा की, बल्कि वह क्षेत्र जो उनके पैतृक जो आपके पूर्वज उनसे छीन लिए गए थे उनको फिर से प्राप्त किया, जैसे उज्जैन, माफ कीजिए कन्नौज, और न केवल फिर से प्राप्त किया बल्कि वे क्षेत्र भी जीते हैं जो उन्होंने पूर्व जीत नहीं पाए। तो इस प्रकार से सैन्य दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शासक हमें नजर आते हैं। इसके बाद में जो अगली इनकी उपलब्धि है वो है आपके अरब क्षेत्र के शासकों को रोकना। जो अरब शासक हैं उन अरब शासकों पर विजय प्राप्त करना, ये हमें इनकी अंतिम सैन्य उपलब्धि नजर आएगी। और इसको भी रटना नहीं है। अरब क्षेत्र के जो शासक है उनको उन्होंने परास्त किया है, उनके आक्रमण को रोका है। तो इसके पीछे सुलेमान के वक्तव्य भी है, इनके पीछे अल मसूदी के भी वक्तव्य है, और उनके पीछे बिलादुरी के भी व्यक्तित्व है। हम सब जानते हैं जो सुलेमान है, जो स्वयं आपके भोज प्रथम के समय आए थे, और उन्होंने कई सारी बातें कही, जैसे ये उस समय सबसे बड़े शासक है, इनके पास एक बड़ी अश्व सेना थी, अरब क्षेत्र के अवरोधक की सबसे बड़े शत्रु है, इनके साम्राज्य में सोने और आपके ये हम कह सकते हैं चांदी, विभिन्न प्रकार की खदानें हैं धातुओं की, और इनके साम्राज्य में चोरी डकैती लूटपाट नहीं होती है, शांति है। तो ये सारी बातें, इसमें एक सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि अरबों का सबसे बड़ा शत्रु जिस शासक को कहा गया वो था मीर भोज। तो इससे पता लग रहा है कि अरब क्षेत्र के शासकों को उन्होंने कहने की रोका है, उनको परास्त किया। फिर आइए आपके सुलेमान के बाद अल मसूदी जो महिपाल प्रथम समय आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि अरब क्षेत्र के शासक मीर भोज से इतने डरते थे कि मीर भोज के आक्रमणों से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में मुल्तान में उन्होंने एक मंदिर बना दिया था। और जैसे ही मीर भोज हमला करते अरब क्षेत्र पर, तो अरबवासी उनको इस मंदिर को तोड़ने का डर दिखाकर रोक देते कि आप अगर हम पर हमला करेंगे तो हम मंदिर को तोड़ देंगे। तो मेरे समझौता हो जाता कि मंदिर की सुरक्षा बनाए रखेंगे और मीर भोज आपके वापस लौट जाते। बिलादुरी भी कहते हैं कि जो आपके अरब क्षेत्र के शासक हैं, जो लोग हैं, उनको मीर भोज से बचने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो अंत में एक झील के किनारे उन्होंने अल महफूज नामक नगर बसा लिया ताकि वो शांति से रह सके और मीर भोज के आक्रमणों से बच सके। तो ये सारी बातें हमने पहले पढ़ ली है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी नहीं है। तो सुलेमान और अल मसूदी की बातें, ये फिर बिलादुरी की बातें इस और स्पष्ट संकेत कर रही है। और ये सब देखेंगे आपके अरब क्षेत्र की आपकी यात्री है, तो जब हमारे देश के नहीं, हमारे क्षेत्र के नहीं, दूसरे क्षेत्र के कोई आपके साहित्यकार कोई बात लिखते हैं तो ज्यादा प्रमाणिक मान सकते हैं जब वो खुद कह रहे हैं कि भाई यहाँ के शासक ने किस प्रकार से अरब क्षेत्र के शासकों को रोका है, तो उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। अंतिम समय की बात करें तो स्कंद पुराण, इनके अंतिम समय की बात करते हैं कि ये भी अपने अंतिम समय में जो आपके आध्यात्मिकता की ओर चले गए हैं, स्कंद पुराण की बात कहते हैं, और तीर्थ यात्रा की ओर चले गए हैं और तीर्थ यात्रा में निकल चुके थे। और उसी दौरान इन्होंने अपने अंतिम जीवन बिताया और इन्होंने अपने पुत्र जो महेंद्रपाल है उनको राज सिंहासन सौंप दिया था। तो जो महेंद्रपाल है, क्योंकि महेंद्रपाल को राज सिंहासन छोड़ दिया, इनके लिए राज सिंहासन छोड़ दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा पर आपके निकल गए। इस प्रकार से जो सत्ता है ट्रांसफर हो रही है, सत्ता का स्थानांतरण हो रहा है मीर भोज से आपके महेंद्रपाल की ओर। अब ये सारी बात हमने जो पढ़ी है, इन सारी बातों को डिटेल से पढ़ा है। मीर भोज के बारे में कुछ बात हमने पिछले क्लास में भी देखी थी और कुछ बात हमने इस क्लास में भी देखी है। अब आप इनको अच्छी तरीके से पढ़े, इनकी हमने सामान्य जानकारी देखी, इनकी उपलब्धियां देखी, उनकी उपाधियां देखी, उनके सैनिक अभियान देखे, कैसे उन्होंने सजातियों को हराया, कैसे कालिंजर क्षेत्र को जीता है, कैसे कलचुरी क्षेत्र को जीता है,
हरियाणा को जीता है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में राष्ट्रकूट और पाल शासकों को परास्त किया है, पश्चिमी भारत पर नियंत्रण रखा है, अरब क्षेत्र से आने वाले हमलों से उत्तरी पश्चिमी भारत की सुरक्षा की है, प्रहरी की भूमिका निभाई है, प्रत्याहार की भूमिका निभाई है। तो ये सारी बात हमने आपके यहाँ पर देखने का प्रयास किया। इनके संबंध में एक अच्छी बात यह है कि जो इन्हीं के समय ग्वालियर अभिलेख, क्योंकि इस ग्वालियर अभिलेख में राजाओं की प्रशंसा की गई, जिसको हम ग्वालियर प्रशस्ति बोलते हैं। तो जैसे ही आपके ये गुर्जर प्रत्याहारों के सारे शासक के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद में अंतिम क्लास होगी, उस अंतिम क्लास में जब हम गुर्जर प्रत्याहार शासकों की उपलब्धि को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, इतिहास में उनको इतना उच्च स्थान क्यों दिया गया है, क्यों हमें इनको पढ़ना चाहिए, तो वो सारी बातें करेंगे। तो उस समय हमें ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ग्वालियर प्रशस्ति क्या है और उसमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है, एक साथ सारी बात पढ़ लेंगे, ताकि जो चीजें बिखरी हुई है ना अलग अलग शास्त्रों के संदर्भ में, वो सारी बातें आपके लिए एक जगह आ जाए, ताकि आपको याद करना ठीक रहे, आपको समझना वो ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम जो अगले शासक हैं आपके प्रत्याहार से जुड़े हुए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।